नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। पहले श्रद्धा, फिर निधि, सनक या फिर संगीन साजिश। दिल्ली से लखनऊ तक बर्बर मर्डर के पीछे क्या लव जिहाद? कब तक देते रहेंगे मौका? श्रद्धा, निधि, लव जिहाद के आखिर कितने शिकार? आज इसी पर होगी महाबहस, लेकिन उससे पहले टॉप 10 खबरें। G20 समिट में इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 की अध्यक्षता। पीएम बोले, भारत के लिए गर्व की बात। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिले पीएम मोदी। मैनपुरी में डिंपल यादव का चुनाव प्रचार। शहर के स्टेशन रोड पर किया चुनाव प्रचार। भ्रमण कर लोगों से वोट की अपील की। पूर्व एमएलसी अवधेश यादव के घर भी पहुंची। सुमन यादव के घर जाकर भी मांगे वोट। डिंपल यादव के समर्थन में वोट मांगेंगे पीएसपीएल के कार्यकर्ता। शिवपाल यादव ने सैफई में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद दिए निर्देश। डिंपल हमारी बहू, उनकी जीत के लिए करें प्रचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रघुराज शाक्य के लिए मैनपुरी में जनसभा को संबोधित किया। मैनपुरी में बीजेपी की बड़ी जीत का किया दावा। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया ने दाखिल किया नामांकन। जीत का दावा किया। बीजेपी ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को दिया है टिकट। मुजफ्फरनगर में मदन भैया का विवादित बयान। बोले, बाहुबली कोई गलत शब्द नहीं, बाहुबली महाभारत कालीन शब्द है। साथ ही कहा, जाट गुर्जर के बच्चे दूध पीते हैं और वो बाहुबली नहीं होंगे तो कौन होंगे? रामपुर विधानसभा उपचुनाव में एसपी उम्मीदवार आसिम रजा का बयान। चुनाव में हमेशा रामपुर का विकास और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद का रहा है मुद्दा। जनता आजम खान को देगी जीत का तोहफा। अखिलेश पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने साधा निशाना। कहा, अखिलेश का घमंड कम हो रहा है। समझ आ गया कि अकेले कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए शिवपाल को स्टार प्रचारक बनाया। हेट स्पीच मामले में आजम खान को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की याचिका की खारिज। याचिका के औचित्यहीन हो जाने की वजह से किया खारिज। हल्द्वानी में अपनी ही सरकार के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। छात्र संघ चुनाव घोषित नहीं होने से नाराजगी। दिल्ली में श्रद्धा, उसके बाद लखनऊ में निधि की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। और इस बर्बर हत्या के बाद राजनेता से लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संतों ने इस साजिश के पीछे मुस्लिम कट्टरपंथियों का हाथ बताया तो लखनऊ में सुफियान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। आफताब की फांसी की मांग उठ रही है और इस बीच मौलानाओं ने भी बयान दिए। हत्यारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ ने कहा। तो वहीं एक मुस्लिम धर्मगुरु ने यह कहा कि इसे लव जिहाद से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आज इसी पर हम महाबहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन हत्यारों के अपराध के बारे में बता देते हैं। दिल्ली में आफताब ने श्रद्धा से शादी के इनकार किए जाने पर 35 टुकड़े कर दिए। शव को रात 2 बजे फेंकने जाता था। शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखता था। वहीं लखनऊ के सुफियान पर निधि को शादी से इनकार करने और धर्मांतरण करने से इनकार करने पर 4 मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप है। इस्लामिक बनाकर शादी करने का दबाव बना रहा था। अब तीसरी खबर जबलपुर से भी सुनिए। यहां सन की आशिक ने शिल्पा को होटल में मार डाला, गर्दन और हाथों को काट डाला, उसका वीडियो बनाया और कहा कि बेवफाई का अंजाम यही होता है। इसी पर आज महाबहस करेंगे कि क्या यह सिर्फ एक सनक है या फिर कोई बड़ी और संगीन साजिश है।
पहले श्रद्धा फिर निधि, सिर्फ सनक या संगीन साजिश? आज कम से कम एक हफ्ते से 15 दिन से टॉर्चर कर रहा था। हाँ, वो आज मैं उसके घर कंप्लेन लेके गई। हाँ, तो उनके घर वाले सब कह रहे हैं कि शादी कर दो। हाँ, वो वीडियो बनाता है, कह रहा था वीडियो है मेरे पास, ये है वो है, दुनिया चीजें बता। दिल्ली से लखनऊ बर्बर मर्डर के पीछे लव जिहाद। हजारों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है, लाखों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है भारत के अंदर। ये एक षड्यंत्र के रूप में देश के अंदर ये चल रहा है। लव, सेक्स और धोखा कब तक देते रहेंगे मौका? आप उठा करके देख लीजिए, जितनी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सारी की सारी हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह से क्रूर रचना करके ये मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जो मुस्लिम युवक हाथ में कलावा बांधकर हिंदू लड़कियों को गुमराह करते हैं, हिंदू लड़कियों को बताते हैं कि वे हिंदू हैं और शादी रचाने का नाटक करते हैं, ऐसे युवकों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप फ्रीजर में पैक होके टुकड़े फेंके जा रहे हैं, इससे ज्यादा समाज के लिए इससे बुरा समय और कुछ नहीं हो सकता। श्रद्धा, निधि, लव जिहाद के कितने शिकार? लव जिहादी आफ्ताब पुणे वाले ने जो बहन श्रद्धा की एक हत्या की है और उसका बेदर्दी के साथ उसके 35 टुकड़े किए हैं, मेरी सरकार से मांग है कि इस तरह का कानून बने कि जिस तरीके से इसने बहन श्रद्धा का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया और उसका 35 टुकड़े किए हैं, इसी तरह इसके भी 70 टुकड़े होने चाहिए। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त संजय चौधरी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, सूर्य प्रकाश मैथिल है, राजनीतिक विश्लेषक, अशफाकुल्ला खान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, मोहम्मद फरहान है, प्रवक्ता AIMIM, डॉक्टर समीर कलानी, मनोचिकित्सक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आप सबके लिए यही, 30-30 सेकंड में आप लोग ओपनिंग रिमार्क्स दीजिए और उसके बाद हम विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं संजय चौधरी जी। पहले श्रद्धा, फिर निधि, उसके बाद जबलपुर की शिल्पा। देश में एक बड़ी बहस फिर से चिड़ी है लव जिहाद को लेकर, लेकिन एक धड़ा यह भी कह रहा है कि इसे क्रिमिनल माइंड या क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे देखना चाहिए। मतलब क्या यह साजिश है या फिर कोई संगीन अपराध है या सनक है? 30 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें तो हमारी बहस जहां से शुरू हो रही है, ये जो लव जिहाद का टर्म है, ये कोई किसी राजनीतिक दल ने या किसी सामाजिक संगठन ने नहीं दिया। केरल के हाई कोर्ट ने विश्लेषण के बाद इसे लव जिहाद की संज्ञा दी है और ये लव जिहाद नहीं है, अब ये जिहादी लव है। तो जो लोग जिहाद के पैरोकार हैं, जो लोग जिहाद की बात करते हैं, जो लोग जिहाद को प्रश्रय देते हैं और जो जिहादी बात के समर्थन में तर्क जुटाते हैं, उनके लिए प्यार सेकेंडरी है, जिहाद फर्स्ट है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं इसी को ठीक है, यानी आप भी ये कह रहे हैं, आप भी ये मान रहे हैं कि ये एक पूरी तरह से साजिश है और संगीन अपराध तो ये है ही। ठीक है, रुक करते हैं सूर्य प्रकाश मैथिल का। सूर्य प्रकाश जी, आपके लिए भी यही सवाल, क्या ये सनक है या संगीन साजिश? धन्यवाद आस्था जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, ये जो मुद्दा है लव जिहाद, आप इनको ये 3 जो केस आए हैं इनसे मत देखिए। आप केरल के अंदर देखिए, 5000 से ज्यादा जो केस उनको इन्वेस्टिगेट किए गए, वहां पर निकल के आया कि एक सोची समझी साजिश है। आप देखिए किस प्रकार से 20,000 से ज्यादा भारतीय युवतियां ISIS तालिबान के लिए यहां से जाकर जिहाद करने पहुंच गई, वो भी एक प्रकार का लव जिहाद था। ये फंसाकर, हाथ में कलावा बांधकर, टीका लगाकर, जो हिंदू बच्चियों को बरगलाकर मुस्लिम समुदाय में कन्वर्ट करने की ये जो साजिश है ना, ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है
और जितने भी लोग यहाँ पर बैठकर जो इसकी निंदा करेंगे वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं पीछे से, क्योंकि ये इनके अल तकिया का एक बहुत बड़ा ये सीधे तौर पर साजिश है देश के खिलाफ, हिंदू लड़कियों के खिलाफ, और विदेशों तक से इसके तार जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे अशफाकुल्लाह खान जो कि मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। अशफाकुल्लाह जी, 30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया। पहले श्रद्धा, उसके बाद लखनऊ की निधि और फिर जबलपुर की शिल्पा, तीनों को ही कहीं ना कहीं धर्मांतरण और लव जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है, और देश में ऐसा लग रहा है कि कम से कम डिजिटली तो यह आंदोलन शुरू ही हो चुका है। इसको लव जिहाद और इसकी संगीनता, बर्बरता को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। अशफाकुल्लाह खान साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लग रहा है उन तक आवाज। जी जी, देखिए जैसा कि मैं देख रहा हूं, जी आगे देखिए, जैसा मैं देख रहा हूं आज हमारे देश में ऐसा माहौल पैदा हो गया है ना कि नाइंसाफी के और अत्याचार के खिलाफ बोलना चाहिए, बल्कि एक मजहब को टारगेट करके उसके खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अगर ये जो हत्या हुई है हम इसका पुरजोर से खंडन करते हैं और सरकार से कहते हैं कि ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले टाइम में सबके लिए एक देखने का मसला बने, कि लोगों को डर बने कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। ठीक है अशफाकुल्लाह जी, आपने कहा कि सजा इतनी सख्त हो कि आने वाले लोगों के लिए एक नजीर बने, लेकिन आपने इस पर प्रकाश नहीं डाला कि ऐसे अपराध के प्रति आप ये बात कह रहे हैं या फिर लव जिहाद के लिए आपकी ऐसी प्रतिक्रिया है। पूछेंगे आपसे, फिलहाल मेहरुद्दीन रंगरेज जी, 30 सेकंड। मैं आस्था जी आपको बताना चाहूंगा, लव जिहाद जैसा मैटर तो ये जो बीजेपी का एजेंडा है उसको तो उनके होम मिनिस्टर ने ही खारिज कर दिया। जय किशन रेड्डी साहब ने संसद में कहा कि लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ, अगर ये किसी तरीके से अगर उसने हत्या की है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उसे सजा मिलनी चाहिए, और जो इनके साथ खड़े होते हैं बलात्कारियों के साथ और रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे लोगों को भी देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो ऐसे लोगों के साथ जो खड़े होते हैं उन पर भी कार्रवाई हो। ठीक है रंगरेज जी, केसेस होते हैं। ठीक है, आप इसको एक पर्टिकुलर पार्टी का एजेंडा बता रहे हैं, चर्चा आगे करेंगे आपसे, लेकिन फरहान साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता AIMIM। फरहान जी बताइए, श्रद्धा के साथ जो कुछ हुआ, 35 टुकड़ों में काट दिया गया उसके बाद निधि को इसलिए चौथी मंजिल से फेंक दिया गया क्योंकि उसने साफ कह दिया था कि धर्मांतरण नहीं करूंगी। शिल्पा को मार के उसका हाथ, सिर, गर्दन काट के वीडियो बनाया गया कि देखो बेवफाई की ये सजा होती है और ऐसा ही होगा, जो इनकार करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। सनक है संगीन साजिश। देखिए ऐसा है कि चाहे आफ्ताब द्वारा श्रद्धा की हत्या की जाए या सिद्धांत द्वारा वानिया शेख की हत्या की जाए या प्रीति शर्मा द्वारा फिरोज की हत्या की जाए, ये इंसानियत का कत्ल है, रिश्तों का कत्ल है, प्यार का कत्ल है, विश्वास का कत्ल है। और कत्ल की जो सज़ा हमारे देश में बनी हुई है वो सख्त से सख्त इन लोगों को मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो लव जिहाद का बड़ा डंका पीट रहे हैं, अरे लव जिहाद के जो जनक हैं वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। 1983 में उन्होंने लव जिहाद की बुनियाद रखी थी। आप डंका पीटने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सीरीज है, केसेस की फेहरिस्त है, और इसीलिए इस शब्द का बार बार जिक्र हो रहा है, और इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था कि क्या इसे आप संगीन साजिश मानते हैं या आप भी सनक के नाम लगाते हैं। ठीक है, फिलहाल 30 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त है। फरहान साहब जी, आगे विस्तार से आपको बात रखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर समीर कलानी हमारे बीच में, मनोचिकित्सक। समीर कलानी जी, इस तरह का जब क्राइम होता है, वैसे इसको कहा जा रहा है कि लव जिहाद है, कौन किस कास्ट, कम्युनिटी, धर्म से था, उसको अगर एक पल के लिए साइड रखकर बात करें, उस क्रिमिनल माइंडसेट की बात करें कि एक लड़का एक लड़की के साथ आता है, दोनों एक साथ रहते हैं, उसको मार डालता है, 35 टुकड़े करता है और रोजाना पॉलिथिन में उन टुकड़ों को लेकर रात के 2 बजे से ठिकाने लगाने के लिए जाता है। टुकड़े अभी पूरे डंप में नहीं होते कि वो किसी दूसरी लड़की से भी मिलना जुलना शुरू कर देता है। तो क्या इसको कोई अलग तरह की साइकी के तौर पे देखा जाना चाहिए, या आप मानते हैं कि ये बहुत ही कोल्ड ब्लडेड और एक प्लानिंग इसके पीछे हो सकती है, दिमाग हो सकता है? देखिए, क्राइम के तौर पे तो डेफिनेटली इट इज अ क्राइम, बट इसमें अगर हम स्पेशलिस्ट का इंटरवेंशन देखें, चाहे वो मानसिक रोग विशेषज्ञ हों, साइकेट्रिस्ट हों या साइकोलॉजिस्ट हों, हमारा ये मानना है कि ऐसी कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं
जिनमें कि एक इमोशनल डिटैचमेंट रहती है, और वो बहुत ही शातिर भी होते हैं, और उनका मैनिपुलेट करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही नॉर्मल से कहीं ज्यादा होता है। और हम जैसे लोग जो श्रद्धा है या बाकी जो जितने भी समाज के और लोग हैं जो एक नॉर्मल स्पेक्ट्रम में आते हैं, वो इससे रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है समीर जी, यानी आप ये समझाना चाह रहे हैं कि कई बार इस तरह का बिहेवियर या पर्सनालिटी साथ रहने के बावजूद भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे और क्यों इसे लव जिहाद कहा जा रहा है, अब विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सूर्य प्रकाश मैथिल जी, शुरुआत आपसे। यहां पर यह कहा गया मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से कि ये तो बीजेपी का एजेंडा है, इस शब्द को तो पार्लियामेंट के अंदर ही खारिज कर दिया था। आप क्यों चिल्ला रहे हैं लव जिहाद लव जिहाद? ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, सख्त सजा की मांग करिए, समाज के लिए नजीर पेश करवाइए। देखिए आस्था जी, मैं पहले एक बात बहुत ही क्लियर कर दूं कि यह हत्या नहीं है, ये एक तो सोची समझी निरसंस हत्या है। एक हत्या होती है, आदमी को गुस्सा आता है, वो पिस्टल उठाता है, गोली मार देता है या किसी को चाकू मार देता है। यहां पर आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़िए कि मैंने पहले तय किया इसकी हत्या करूंगा, फिर वो रोने लग गई तो मैंने कहा चलो अगली बार करूंगा। उसकी हत्या की, फिर उसने बड़े सोच समझकर YouTube पे चेक किया कैसे बॉडी को काटा जाए। उसने क्राइम जो वेब सीरीज देखी, वो फ्रिज लेके आया, उसने चॉपर से काटा और सूर्य मैथिल जी, ये सब लव जिहाद के लिए या क्रिमिनल माइंडसेट था? नहीं, ये लव जिहाद की बात कर रहा हूं। बनी रहती। आप देखिए झारखंड के अंदर, जब उस झारखंड की बेटी के ऊपर जिसने तेजाब फेंका था वो हंस रहा था पुलिस कस्टडी के अंदर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, AIMIM के जो प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने कहा कुछ नाम लिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं आखिर क्या कारण है कि कलावा बांधकर, टीका लगाकर, अपने नाम को बदलकर, अपनी पहचान को बदलकर आप पहले हिंदू लड़की को फंसाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर। लेकिन सूर्य मैथिल जी, यहां तो नाम आफ्ताब ही था, नाम तो नहीं बदला गया था, तो लव जिहाद यहां आफ्ताब था, लेकिन यहां हत्या काट के पीस तो किए गए ना। मैं पूछना चाहता हूं यहां पर AIMIM के प्रवक्ता से कि कौन से हिंदू ने किसी मुस्लिम को काट कर 4-4, 5-5, 10-10 टुकड़ों में बांटा है? अच्छा ठीक है, फरहान साहब, यहाँ इसकी काउंटर दलील सूर्य मैथिल ने ये दी है। आपने एक राजनेता का नाम कोट किया और कहा कि ये भी तो लव जिहाद है, लेकिन उनका तो जीवन ऊपर वाले के फजल से बहुत अच्छा चल रहा है। और सूर्य मैथिल पूछ रहे हैं, बता दीजिए वो हिंदू शख्स जिसने किसी मुस्लिम लड़की को काट के सूटकेस में भर के या तो बहा दिया हो या जमीन के नीचे दफना दिया हो। हाँ, बता रहा हूँ नाम मैडम। देखिए ऐसा है आस्था जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बात तो हूँ, और उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता मुझसे जो प्रश्न करें मैं उनको उत्तर दे सकता हूँ, मगर फिर भी मैं इनको उत्तर दे रहा हूँ। आपने पूछा है कि ऐसा किसने किया है? प्रीति शर्मा ने फिरोज की 4 टुकड़ों में हत्या की, और आपने लगता है आपने पढ़ा नहीं, आपने देखा नहीं। ठीक है, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, तब एक मिनट चुप रहिए। वो गुस्से में यदि हत्या कर दी तो क्या उसके शव को ले जाकर इधर टुकड़े फेंके, उधर टुकड़े फेंके थे क्या? बताओ। ठीक है सूर्य मैथिल, जवाब पूरा होने दीजिए। शर्मा ने क्या फिरोज को कहा था कि तुम हिंदू बन जाओ? पूछना चाहता हूं, बताओ जरा मुझे। ठीक है, पूछ लिया आपने, अब इसका जवाब सुन लेते हैं। शांत रहिए 10 सेकंड। बोलिए फरहान जी। बीजेपी के और भी अगर बीच में इसी तरह इंटरप्ट करना हो तो और भी एक बार कर लीजिए। कह रहे हैं टुकड़े किए थे क्या और फ्रिज में रखा था क्या? अशफाकुल्ला जी एक मिनट, आप मोबाइल में कुछ दिखाना चाह रहे हैं? अब बिल्कुल मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार फरहान अपनी बात पूरी कर लें। फरहान साहब। आस्था जी आप ये बताइए, थोड़ा सा इनसे कहिए धैर्य रख के सुने, जैसे मैं सुन रहा शांत है, बात रखिए, फिर मुझे आगे जैसे सुन रहे हैं और भी लोग सुन रहे हैं, उसे धैर्य रख के सुने। देखिए ऐसा है कि ये तब इतना ढिंडोरा नहीं पीट रहे थे, तब चिल्ला नहीं रहते जब वानिया शेख ने, जो BDS की छात्र थी और उसने मेरठ में क्या नाम है उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना शादी के लिए उत्पीड़न किया गया सिद्धांत नाम के व्यक्ति से कि वो छत से कूद कर अपनी जान दे दी। दूसरी बात मैं आपको अभी इनका नाम बताया, प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा ने क्या किया? फिरोज की हत्या 5 टुकड़ों में की, करने के बाद फेंका, क्या FIR नहीं हुई? क्या वो पकड़ी नहीं गई? इनको ये बात पता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कत्ल जो होता है वो फरहान जी आफ्ताब और श्रद्धा का केस अगर आप उठाकर देखें, शांत हो जाइए सूर्य मैथिल, काउंटर शांत हो जाइए। फरहान जी, श्रद्धा और आफ्ताब का केस अगर आप उठाकर देखें तो वो किसी झगड़े के नतीजे या किसी हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ हुआ मर्डर नहीं था।
एक बार पहले भी वो हत्या की कोशिश करने की फिराक में था, लेकिन उसने कहा चलो ये रो पड़ी, इस बार इसको छोड़ देते हैं। उसका मोबाइल फोन ले जाकर के उसने फेंक दिया कि घर वालों से संपर्क कट जाए, कोई ढूंढ ना पाए, और उसके बाद प्लानिंग के साथ मर्डर किया। और उसके दिमाग में यह भी था कि उस लाश का क्या करना है। ये तो सोची समझी साजिश हुई ना। अच्छा, मैं देखिए आस्था जी मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं और जो लोग पूछ रहे हैं उनका भी दे रहा हूं, मगर ये जो मैथिल जी हैं ये खुद चाहते हैं ये डिबेट खुद ऑर्गेनाइज करना चाहती हैं, ये एंकर बनना चाह रहे हैं। नहीं, एंकर बस मैं ही हूं, एंकर बस मैं ही हूं, लेकिन हाँ सवाल आप एक दूसरे से पूछना चाहते हैं तो वो काउंटर पॉइंट के लिए आपको समय मिलेगा, लेकिन एक दूसरे के बीच में ना बोलिए। हाँ देखिए ऐसा है आस्था जी, अभी इस केस की चार्जशीट नहीं आई है, जितनी बातें की जा रही चार्जशीट आने दीजिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि इंसानियत का कत्ल है, वो चाहे हिंदू लड़के द्वारा हो चाहे मुस्लिम लड़के द्वारा हो, अगर कोई कत्ल करता है आप इसे लव जिहाद मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जिस तरह श्रद्धा मरी, जिस तरह निधि को चौथी मंजिल से फेंका और जिस तरह शिल्पा का गला और हाथ काटा, उसे लव जिहाद मानते हैं नहीं मानते हैं? अच्छा ये बताइए, अच्छा एक बात ये बताइए कि 1983 में लव जिहाद हुआ था मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा, फिर आपने वही बात करी, मैंने इस पर जवाब दिया आपको। सूर्य मैथिल ने यही तो कहा, उनका जीवन तो बहुत अच्छे से चल रहा है जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने तो ये सवाल किया कि आप उस हिंदू लड़के का नाम बताइए जिसने मुस्लिम लड़की की लाश को टुकड़े में करके फेंका हो। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर अशफाक उल्लाह खान बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वो मोबाइल में भी दिखा रहे थे। आ रहे सूर्य मैथिल आपके पास। अच्छा ठीक है, बोलिए। देखिए, मैं तो AIMIM के प्रवक्ता से केवल इतना प्रश्न पहले पूछा, फिर पूछना चाहता हूं कि जिन जिनके ये नाम ले रहे हैं, क्या उन्होंने, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उन्होंने क्या प्रेशराइज किया कि आप हिंदू बन जाओ? इस बात की वजह से काटा नहीं। यदि कोई हिंदू किसी मुस्लिम से प्रेम करता है तो वो कभी ये नहीं कहता कि तुम कन्वर्ट होके हिंदू बन जाओ, लेकिन जब भी कोई मुसलमान किसी हिंदू बच्ची को फंसाता है, कलावा बांध के, टीका लगा के, अपनी आइडेंटिटी बदलकर, तो बाद में कहता है चलो कलमा पढ़ो और चलो इस्लाम ग्रहण करो, और यदि नहीं करोगे तो तुम्हें काट कर सूटकेस में डाल देंगे। और मैं आपको बता रहा हूं आस्था, इस केस में भी ये कारण निकलेगा, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इसमें भी ये कारण निकलेगा। ठीक है। अशफाक उल्लाह खान साहब, आप मोबाइल में कुछ दिखाना चाह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था, बोलिए। जी मैडम, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये ज़ोर ज़बरदस्ती का नाम ले रहे हैं, ये जो बेवकूफ़ बने फिरते हैं, कहते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल किया जाता है, तो मैं इन लोगों की गलत फहमी दूर करता हूँ। ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई भी इस्लाम कबूल करने का कोई मतलब नहीं है, ना इस्लाम में कहीं लिखा है ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कहीं से इस्लाम को कबूल करवाया हो। अमन और चैन के साथ इस्लाम लोग कबूल करते हैं। आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं अशफाक उल्लाह जी? लेकिन आप यही रहते हैं ना? मैं आपको अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, मैं नाम पढ़ के सुनाती हूँ आपको। नहीं, सुनिए, आप कह रहे हैं ना कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं होता, यही तो विषय है। जो कबूल नहीं होता तो उसके बाद सूटकेस में लाशें मिलती हैं, जमीन खोद के दबा दिया जाता है, 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, गला हाथ काट दिया जाता है। इसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। और फेरिस्त बहुत लंबी है, रुकिए, आप मोबाइल में कुछ दिखा रहे थे, मैं आपको बताती हूँ। सवाल ये है, लव जिहाद से आकर बचेंगे कैसे बेटियां? काजल, निकिता, अंकिता, शिवानी, मानसी, नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा, प्रिया, तनिष्का, और अब तो श्रद्धा, निधि और शिल्पा का भी नाम आप इसमें जोड़ लीजिए। फेरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी फेरिस्त है, और आप ये ज्ञान दे रहे बैठ करके कि इस्लाम जबरदस्ती कबूल नहीं करवाया जा सकता। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जिसने कबूल नहीं किया उसके साथ बाद में क्या हुआ, और ये बार बार हो रहा है। कह रही हैं आप जो इस केस को जोड़ रही हैं, ये जो मर्डर हुआ है, ये मैं आपको बताता चलूं, ये जो आफ्ताब लड़का है, ये जो है, इसका ये इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, पारसी धर्म का मानने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पारसी धर्म बुरा हो गया। पारसी धर्म से ये एक नई नौटंकी निकाल के ले आए। धर्म का हो। अरे भैया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो चुका है, उसके मुंबई के अंदर वसई वाले घर के पड़ोसियों ने टारगेट करके उसकी जांच से वही बात कि मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद जैसा शब्द इस्तेमाल ही मत करो, इस घटना को मर्डर की तरह देखो। लिस्ट बढ़ती जा रही है अशफाक उल्लाह जी, इस सभी को सिर्फ मर्डर की तरह देखें। ये इशरत
ये इस तरह के मर्डर में पैटर्न एक क्यों है? जिसको पुष्पेंद्र ने मार डाला, ये मुस्लिम लड़का, हिंदू लड़की, ये इशरत जिसको पुष्पेंद्र ने मार डाला। दूसरा केस सुनिए मैडम, ये अभिषेक पाटीदार जिसने मुस्लिम लड़की को मार डाला। और सुनिएगा, मेरे पास ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं मैडम, लेकिन टारगेट सिर्फ जो है देश अच्छा, में मुस्लिम कम्युनिटी को किया जा रहा है। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी को। और इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? अशफाकुल्लाह जी, इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? एक मिनट, आपने कहा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, वो बातें सारी हो गई, बातें सारी हो गई। अशफाकुल्लाह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, भागीदारी नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ, कौन टारगेट कर रहा है? कौन टारगेट कर रहा है? आप कह रहे हैं मुस्लिमों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, कौन कर रहा है ये सब? ये बीजेपी के प्रवक्ता। अच्छा, बीजेपी के मैडम देखिएगा। ठीक है, संजय चौधरी जी जवाब दीजिए। आप सुनिए, जवाब दीजिए। थोड़ी देर पहले ये भी कहा गया कि ये तो बीजेपी का एजेंडा है। लव जिहाद जैसे नाम का तो शब्द भी पार्लियामेंट में खारिज किया जा चुका है और बीजेपी का एजेंडा है, और अब भी देश में जानबूझकर मुस्लिमों के खिलाफ ये एजेंडा चलाया जा रहा है। देखिए, मुस्लिमों के खिलाफ अगर भारत में चलाया जा रहा होता तो मैं मान सकता था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की ये बात कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान में सेक्स स्लेव्स अवेलेबल हैं, महिलाओं को झुंड में बनाकर वहाँ के पुरुषों को जो जिहाद की बात करते हैं उनको स्लेव्स के रूप में रखते हैं, तो इसके पीछे भी क्या भारतीय जनता पार्टी है? महिलाओं को पढ़ने न दो, क्या इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी है? महिलाओं को गुजरा भत्ता न दो, क्या इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी है? महिलाओं को 3 तलाक में बांध के रखो, क्या इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी है? वास्तव में ये जो जिहाद की कल्पना है ये नकारात्मक कल्पना है, और कोई भी निगेटिव कल्पना किसी भी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये नापाक है, और नापाक नजरिए से जो भी काम किया जाएगा उसको मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अल्लाह है तो उसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसका जवाब देंगे मेहरुद्दीन रंगरेज। मेहरुद्दीन रंगरेज, यहाँ पर भाजपा प्रवक्ता की तरफ से कुछ दूसरे देशों के नाम भी गिनवाए गए। उन्होंने कहा वहां तो भाजपा नहीं है, वहां पर भी इस तरह का सुलूक हो रहा है औरतों के साथ में। देखिए आस्था जी, बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात हो रही है श्रद्धा की। हम कह रहे हैं बार बार, इसमें हिंदू मुसलमान ना देखा जाए, न लव जिहाद देखा जाए। बात और डिमांड करनी चाहिए कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाई जाए, चलाया जाए केस और उसे फांसी पे टांगा जाए। और दूसरा, लोग इसमें लव जिहाद का एंगल ढूंढते फिर रहे हैं। बताइए, प्यार करने वाले क्या जिहाद करते हैं? जिहाद अलग है और लव अलग है। अच्छा। जिहाद का मतलब होता है किसी के साथ जिहाद करना। इन बहुत सारे लोगों को जिहाद के बारे में नहीं पता। जिहाद का कॉल जब दिया जाता है जब किसी के दुश्मन के खिलाफ होता है, और जब जिहाद का जो दिया गया था एक बार फतवा जब दिया गया, जब देश को लेकिन रंगरेज जी, ये भी तो तय करता है ना इंसान की दुश्मन कौन है मेरा। जिहाद आपने कहा कि दुश्मन के खिलाफ होता है, जिहाद छेड़ा जाता है दुश्मन के खिलाफ, लेकिन ये भी तो व्यक्ति तय करता है ना कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरी दुश्मनी किससे है, मुझे दुश्मनी किससे और किस नाम पर निकालनी है। सूर्य मैथिल, जिहाद करना कोई सूर्य मैथिल, सुन तो लीजिए, प्यार करना कोई जिहाद नहीं है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से जिहाद को परिभाषित कर दिया। आपने कहा जबरदस्ती लव और जिहाद को जोड़ दिया गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सूर्य मैथिल, देखिए आस्था जी, लव जिहाद का जो शब्द है ना, ये हमने नहीं दिया, ना किसी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ना किसी हिंदू संगठन ने दिया। ये जो शब्द दिया ये वी अच्युतानंदन जो केरल के मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया था। और वो कब दिया था? ये तब दिया था जब 5000 से ज्यादा केसेस की इन्वेस्टिगेशन हुई। वहां ये समझ में आया केरल पुलिस को कि सिस्टमैटिकली ढंग से क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए कन्वर्ट किया गया। पहले कलावा बांध के आए, जीसस का क्रॉस लटका के आए, फिर बाद में उनको कन्वर्ट किया गया। और मैं पूछना चाहता हूं रंगरेज साहब से कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अभी पीछे हमारे नवरात्रों के अंदर जो गरबा हो रहा था तब भी तो तुम लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, टीका लगाकर और ये बांधकर, अपनी आइडेंटिटी बदल बदल कर तब पकड़ में आए थे तुम लोग। ये स्ट्रेटेजी है आस्था जी इन लोगों की। ये लोग हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और कन्वर्जन करवाते हैं। ठीक है, इस बात का जवाब मेहरुद्दीन रंगरेज देंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, पहले भी ऐसे केसेस आए हैं कि नाम भी फर्जी निकला, पहचान भी फर्जी निकली, हत्या की गई और कारण यही समझ में आया कि हिंदू बनकर
मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर हिंदू लड़की के साथ शादी की, उसके बाद उसकी हत्या कर दी क्योंकि उसने धर्मांतरण करने से इनकार कर दिया, या आपस में कोई ऐसा झगड़ा हो गया जिसकी बुनियाद धर्म या विचारधारा पर टिकी थी। और फिलहाल हम आप स्क्रीन पर उन लड़कियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो इस तरह के संगीन और बर्बर मर्डर का शिकार हुई हैं, जिनकी जान चली गई और हर जगह पैटर्न सिर्फ एक था। मुसलमान लड़का कहीं हिंदू बनकर के करीब आया तो कहीं असली रूप में ही करीब आया, साथ रहे, कहीं कहीं शादियां भी हुई, लेकिन बाद में इन सब की जीवन लीला समाप्त कर दी गई। और उसके बाद लव जिहाद जैसे शब्द का जिक्र बार बार देश में होता रहा और एक बार फिर से पुरजोर तरीके से हो रहा है क्योंकि देश के अंदर गुस्सा है। एक के बाद एक 3 केसेस हो गए, दिल्ली, लखनऊ और उसके बाद जबलपुर। रंगरेज जी, अपराध देखिए, मैं आज तक ये कह रहा हूं, अपराध में आप जो है धर्म मत देखिए। अपराध करने वाला जो होता है वो अपराधी होता है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि वो मुसलमान लड़का जिसने अपना नाम बदला, हिंदू नाम किया, हिंदू लड़की से शादी की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, तब भी धर्म की चर्चा ना करें? कोई अगर ऐसा लड़की जिसको घर में कैद कर दिया गया, उसने चिट्ठी लिखी, फोन पर बताया कि मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, धर्म बदलो नहीं तो ये लोग मार डालेंगे मुझे, और फिर सूटकेस में मिली, धर्म का जिक्र ना करें? उसके तहत उन्हें सजा मिलेगी, आप और मैं तय नहीं कर सकते। तो क्या चर्चा भी नहीं ना हो? आप चाहते चर्चा भी ना हो देश में इस पर? क्या गलत है क्या सही है और पुलिस तय करेगी, और आप जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कोर्ट सजा देगी, लेकिन मैं और आप समाज को जगाते रहेंगे और आपकी भी यही जिम्मेदारी बनती है रंगरेज जी। सच्चाई से, तथ्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते, जिम्मेदारी बनती है चर्चा करने की और समाज को जगाने की। आप चाहते हैं कि ऐसे केसेस पर बात ही ना हो, सजाएं हो और चुपचाप जेल चले जाएं लड़के, लड़कियां सूटकेस में टुकड़ों में मिलती रहें जंगलों के अंदर। ये यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ रंगरेज साहब, संविधान से चलेगा इस बात को मान रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सब अपनी जबान पर ताला लगा लें और ऐसे केसेस का जिक्र ना करें, समाज को बताएं ना कि क्या हो रहा है और किसके नाम पर हो रहा है। जब मौजपुर में दंगे हुए थे, जब ऊपर से एसिड फेंक कर हिंदुओं की हत्या कर रहे थे आप लोग, तब कहां देश का संविधान चला गया था? जब आप पत्थर लेके निकलते हो शुक्रवार को, जब आप गाड़ियां जला देते हो, पुलिस पे हमला करते हो, तलवारें चलाते हो, आगजनी करते हो, दंगा करते हो, तब ये देश का संविधान कहां चला जाता है? मैं आपसे इस तरह बात मत करिए रंगरेज जी, दंगे करते हो, इस तरह बात मत करिए, आपको बात रखनी है, समय मिलेगा अलग से। इस तरह रंगरेज जी, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, भी दंगा कर रहे हैं, आपको मैं वार्निंग दे रही हूँ, इस तरह का व्यवहार बिल्कुल स्वीकार नहीं है इस शो पर। आप मत खोइए, सम्मान बरकरार रखिए दूसरे शख्स का, आपको जो भी कह रहे हैं उसके लिए समय मिलेगा आपको, ये आपका घर नहीं है, यहाँ बैठकर आप किसी न किसी भी तरह सवाल करेंगे। मैंने इनसे पूछ लिया कि देश संविधान से चलेगा, तो तब कहां संविधान चला जाता है जब पत्थरबाजी करते हो, ठीक है सूर्य मैथिल, जवाब दीजिए रंगरेज जी, जवाब दीजिए। बोलने वाले उस पर जब उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं तो कोर्ट और न्यायालय की बात करते हैं, कोर्ट और न्यायालय की बात करते हैं, तब आपको बड़ी जल्दी संविधान याद आता है, कानून याद आता है, क्योंकि उंगली खुद पर उठ रही है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए फरहान साहब, वो भी कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि शो मुझे क्लोज करना है। बोलिए फरहान जी। आप तक आवाज पहुंच रही है फरहान जी? कह दीजिए कि कोई बोलिए इंटरप्ट ना करे। हाँ, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही। देखिए ऐसा है आस्था जी, देखिए आस्था जी ऐसा है कि जब तक लड़की की मर्जी ना हो तब तक लड़की को ना तो कोई अपने प्यार के जाल में फंसा सकता है और ना उसे छू सकता है, ना उसे होटल तक ले जा सकता है। पहली बात, वो लड़की चाहे हिंदू धर्म की हो चाहे वो मुस्लिम धर्म की हो, अच्छा, लोगों टुकड़ों में को आज काटने अपने से पहले भी बच्चों क्या को मर्जी अवेयर पूछनी करने की चाहिए? जरूरत है। अगर उन्हें फरहान जी, अरे सुनिए मेरी टुकड़ों बात, में काटने से सुन पहले भी लीजिए, आप मर्जी ही पूछनी बहस कर चाहिए लिया क्या? करें और ये भी आप पूछना प्रवक्ता मत चाहिए बनिए। कि कट के मरोगी, जल के मरोगी या गला रेत के मरोगी? था हाँ, बहुत बड़ी आप एंकर बन रही थी, नहीं तब नहीं, किया था जब वानिया शेख की दो बालिग लोग यदि एक साथ रह रहे हैं तो आप सारा ठीकरा, लड़की की हत्या हो जाती है और आप सारा ठीकरा लड़की के ऊपर फोड़ रहे हैं। आप कहां एंकर थी? एक बार भी आपने नहीं कहा, आफ्ताब को लेकर एक बार भी आपने नहीं कहा। कौन थे वो? तब आपने डिबेट नहीं कराई, तब आप मुझे नहीं बताएंगे, जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आपने जिम्मेदार ठहराया लड़की को कि मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, और मैंने आपसे सवाल किया कि क्या 35 टुकड़े करने से पहले भी उसकी मर्जी ली गई होगी? आप
सुनिए आप क्या नाम है, एक न्यूज एंकर है, आप कोर्ट थोड़ी नहीं कि जो मुझसे तो सवाल जनता को पूछेंगे मैं समझ जवाब में दूंगा। आती हैं। आप ये लेकिन बताइए, तर्क तर्क करेंगे, के साथ सारा ही होती ठीकरा है, लड़की पर फोड़ेंगे, तो मैं ये नहीं सुनूंगी, नहीं होती है। मैं ये नहीं सुनूंगी। आप सारा ठीकरा लड़की पर फोड़ेंगे, आप उस दकियानूसी माइंडसेट की बात करेंगे, तो मैं आपको एक सेकंड नहीं बोलने दूंगी। आप एक बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी आपको। आपने कहा कैसे कि लड़की के मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, हत्या से पहले भी मर्जी ली गई थी क्या? उसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे आप? अच्छा ये बताइए, 35 टुकड़े सुनते ही आपके जबान पर ताला लग जाता है, उसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे? अरे सुनिए, 35 टुकड़ों की कहानी तो आप बड़ा रस लेकर बता रहे हैं। आपको कोई मुस्लिम लड़का बिना ठीक है, मर्जी के लेके चला जाएगा? ठीक है, आपकी बात आ गई, आप जो कहना चाहते थे, आपके विचार, आपकी मंशा स्पष्ट हो चुकी है। जाते जाते मुझे डिबेट क्लोज करनी है, डॉक्टर समीर कलानी हमारे साथ है, मुझे डिबेट क्लोज करनी है। डॉक्टर समीर कलानी 20 सेकंड में आपसे समझना चाहेंगे। जी जी बोलिए। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा जो कि आप समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि हम यहाँ क्राइम की एक आफ्ताब की एक शातिर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पर हम इसमें ये इतना आसानी से कह के नहीं निकल सकते कि जो विक्टिम है वो इस रिलेशनशिप चाहती तो बाहर आ सकती थी। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है स्टॉकहोम सिंड्रोम। एक रिलेशनशिप जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, उसमें एक एग्रेसर होता है तो एक विक्टिम भी होता है, और ऐसा सर्कल बन जाता है, ऐसा एक साइकिल बन जाता है कि उस रिलेशन से बाहर निकलना, ये जानते हुए भी कि मौत का खतरा अपने सर के ऊपर, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मनोवैज्ञानिक पहलू से हम समझें तो हमें दोनों को समझना होगा। ना नसीहत हम सिर्फ लड़की को दे सकते और ना लड़के को दे सकते, दोनों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना होगा अगर हम चर्चा और बात मनोवैज्ञानिक नजरिए से करें तो। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि डिबेट मुझे क्लोज करनी है, लेकिन देश के सामने, समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है। एक केस नहीं, 2 केस नहीं, 3 केस बीते एक हफ्ते के अंदर सामने आ चुके हैं, और सब जगह कहानी और पैटर्न लगभग एक जैसी, और इसीलिए लव जिहाद का बार बार जिक्र हो रहा है, और ये मांग उठ रही है कि क्या कोई कड़ा कानून लाने का वक्त आ गया है कि इस केसेस को फौरन रोका जाए, समाज को जगाया जाए, कैसे लड़कियां बचें और कैसे धर्मांतरण, जबरन धर्म परिवर्तन और उसकी आड़ में लव जिहाद करने वालों को सख्त सजा देकर समाज तक मैसेज पहुंचाया जा सके। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर मेरी सहयोगी हर्षा के साथ।